नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज सबसे पहले आपको डॉक्टर्स के अधिकार में देर और अंधेर करने वालों के विरुद्ध दस्तक देनी है। वो अंधेर जो चिराग के तले है। रविवार को प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन दिया। कहा, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमारे देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और करीब 1.5 लाख आईसीयू बेड हैं। लेकिन दस्तक देता सवाल हमारा यह है कि इन बेड पर मरीजों का इलाज अपने आप तो हो नहीं जाएगा। इलाज करने वाले डॉक्टर्स कहां हैं? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ही कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स पिछले 12 दिन से दोबारा हड़ताल पर हैं। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने डोनेशन देकर नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा के दम पर एमबीबीएस की सीट और डिग्री हासिल की है। ये वो डॉक्टर हैं जो सरकारी अस्पतालों में गरीब जनता, आम व्यक्ति का इलाज करते हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो हमारे देश के हेल्थ सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। ये डॉक्टर्स खुद को भगवान कहलवाना पसंद नहीं करते, लेकिन कोरोना काल में इन्हीं डॉक्टर्स को हमने देवदूत बताया। ये डॉक्टर्स खुद पर फूल बरसवाना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन कोरोना के संकट में इन्हीं डॉक्टर्स पर आपने, हमने, सरकार ने फूल बरसाए। अब यही डॉक्टर्स लाचार हैं प्रदर्शन करने को, पुलिस के हाथों पिटने, खींचे जाने, धक्का खाने को। ये डॉक्टर्स लाचार हैं। अब ये नौबत क्यों आई? इसीलिए आज आप ध्यान से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आज तक की दस्तक से अगर आप सहमत हैं तो आप भी डॉक्टर्स के साथ खड़े होने के लिए दस्तक दीजिए। जो पूरे कोरोना काल में जी जान लगाकर भारत के नागरिकों की रक्षा करते रहे। दूसरी तरफ भारत के आम नागरिक, जिनका इलाज डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में अपनी पूरी ताकत से करते हैं, लेकिन जान बचाने वाले और जिनकी जान बचानी है, दोनों लाचार हो गए। क्यों? इस क्यों का जवाब देखकर आज आपको दस्तक देना जरूरी है। देश की राजधानी में यह सफदरजंग अस्पताल की तस्वीर। वर्षों की मेहनत लगाकर जो डॉक्टर बने, जिन्हें जीवन में पहले पढ़ाई फिर मरीज के इलाज में ही अच्छा प्रदर्शन करना आता रहा, वो डॉक्टर क्यों हड़ताल करके प्रदर्शन करते हैं? इस बात को आप अच्छे से जान सकें, इसलिए आज तक के 2 संवाददाता अमित भारद्वाज और अरविंद ओझा लगातार डॉक्टरों के बीच मौजूद रहे। यहाँ पर मार्च निकाला गया। पहला सवाल है कि आखिर हुआ क्या है? हुआ ये कि राजधानी दिल्ली में सफदरजंग समेत कई अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल के 12 दिन बीत चुके हैं। मरीज की मुट्ठी तानकर, नस खोजकर इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर खुद मुट्ठियां तानकर नारे लगाने लगे। अभी इन डॉक्टर्स की नाराजगी की वजह दिल्ली पुलिस की सोमवार की कार्रवाई, जिसके विरोध में हिंदूराव अस्पताल के भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सर्विस बंद की। कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टर ने हेल्थ सर्विस पूरी तरह बंद की। राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लोकनायक अस्पताल के डॉक्टर साथ आए। जीबी पंत और डीडीयू अस्पताल के डॉक्टर भी समर्थन में साथ उतर आए। पहली झड़प डॉक्टर्स और दिल्ली पुलिस के बीच आईटीओ पे हुई और देर रात दोबारा सफदरजंग अस्पताल से बड़ी संख्या में डॉक्टर्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने दोबारा उन्हें देर रात बीच रास्ते में ही रोक लिया। आज दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में तस्वीर कुछ इस तरह से है, जहां डॉक्टर्स उन फोटोज के साथ खड़े हैं जहां पे कल पुलिस के साथ डॉक्टर्स की झड़प हुई। डॉक्टरों की हड़ताल के 12वें दिन दिल्ली में चाचा नेहरू चिल्ड्रन हॉस्पिटल के दरवाजे भी बंद करने पड़े। यहाँ के भी डॉक्टर हड़ताल में साथ आ गए।
डॉक्टरों के हाथ में पोस्टर है जिस पर लिखा है शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। आखिर डॉक्टरों को हड़ताल की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए दूसरा सवाल है, सोमवार को डॉक्टरों के साथ क्या हुआ? जवाब इस वीडियो में। सोमवार को पुलिस वाले उठाकर जिन्हें ले जा रहे हैं वो डॉक्टर हैं जिन्हें कोरोना काल में देवदूत का तमगा सरकारों ने दिया। वही डॉक्टर जिन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। ऐसे स्वास्थ्य सेनानियों, स्वास्थ्य प्रहरियों को दिल्ली पुलिस उठा कर ले जाती रही। दावा है घसीट कर ले जाएगा। डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की गई। अपने साथियों के बचाने में डॉक्टर्स को चोट भी आई। बहुत से डॉक्टर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। इसीलिए आज तक संवाददाता अरविंद ओझा प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए डॉक्टर से भी बात करते हैं। पुलिस पर लगे आरोपों का सच सेंट्रल दिल्ली पुलिस की एडिशनल कमिश्नर सुमन गोयल से पूछते हैं। हम रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इतने में हमें बताया भी नहीं गया कि आपके साथ ये होने वाला है। उन्होंने मेल जितने भी पुलिस वाले थे उन्होंने फीमेल्स को, मेल्स को, आप वीडियोस देखिएगा, आप रो दीजिएगा अगर आपने वीडियोस अगर नहीं देखा। और हमारे अगर पेशेंट्स देख रहे हो तो वो अगर एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि हमारे साथ कल क्या हुआ। उनको बचाने के चक्कर में किसी ने मेरा हाथ मरोड़ दिया, किसी की अभी आप देखोगे कम से कम 20-30 लोग हैं जो हम रात में बैठ के हम एक्सरे कराते घूम रहे थे। इस तरह के आरोप हैं जिसका कोई बेस नहीं है। इनफैक्ट हमारे लेडी ऑफिसर्स वहां पर थे। एडिशनल डीसीपी श्वेता चौहान वाज देयर, लेडी एसएचओज थी हमारी, लेडी फोर्स भी वहां पर अवेलेबल थी। और इस तरह से जो ये एलिगेशन है कि लेडी डॉक्टर्स वर मैन हैंडल्ड, बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट किसी तरह की फोर्स नहीं यूज की गई। इवन जो मेल डॉक्टर्स को भी डिटेन किया गया, किसी तरह का कोई लाठी डंडा या इस तरह कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। अब तीसरा सवाल है, आखिर डॉक्टर सोमवार को कहां जा रहे थे? जवाब यह है कि जो डॉक्टर जिम्मेदारी से लगातार घंटों मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डालते हुए मरीज का इलाज करते हैं, सोमवार को वही डॉक्टर अपनी हड़ताल के 11वें दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च कर रहे थे। आईटीओ के पास आरोप है डॉक्टरों पर पुलिस ने कार्रवाई की। शाम को दावा है कि स्वास्थ्य मंत्री के घर की तरफ जाते भी डॉक्टरों को रोका गया। डॉक्टर सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर रात में धरना देकर बैठ गए। हम गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस से बस अपील करना चाहेंगे कि काइंडली दोनों ही मैटर को काफी सीरियसली देखें, क्योंकि ये हमारी एक किसी सिंगल डॉक्टर की डिमांड नहीं, ये हमारी पूरी फर्टिलिटी की डिमांड है। एंड इसके साथ हमारे ऑलमोस्ट 5-6 डॉक्टर्स आपको पीछे खड़े दिख रहे होंगे। हमारे देश में कोई भी आंदोलन हो तो तुरंत एक वर्ग, खासकर सोशल मीडिया पर ऐसा होता है, जो आंदोलनकारियों की पहचान पर सवाल उठाने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसी शंका के समाधान के लिए चौथे सवाल का जवाब आप जाने कि आखिर प्रदर्शन करने वाले ये डॉक्टर हैं कौन, जिन्हें सोमवार को पुलिसिया एक्शन झेलना पड़ा है, जो पिछले 12 दिन से सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर मरीज के लिए लड़ रहे हैं, जिन्हें थक हार कर कहना पड़ा कि रख लो हमारी ये सफेद वर्दी, जिसे पहनकर हम नागरिकों की रक्षा अस्पताल में करते हैं। ये सरकारी अस्पताल में मरीजों की सबसे पहले सेवा, सुरक्षा और स्वास्थ्य रक्षा करने वाले हेल्थ सिस्टम की रीढ़ हैं। प्रदर्शन करने वाले सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जिनके पास MBBS डिग्री पहले से है। ये अस्पताल में काम करते हुए MD, MS जैसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने में जुटते हैं। किसी भी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के 3 बैच होते हैं। अभी प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर डॉक्टर सेकेंड ईयर बैच के हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो डोनेशन नहीं बल्कि मेहनत से रैंक लाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल किए हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो सरकारी अस्पताल में तय घंटों से ज्यादा वक्त देकर आम आदमी का इलाज करते हैं। जो पिछले 2 साल से हमें पता नहीं कहाँ बिठा के रखा था, आज इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारी देश में क्या इज्जत है। जान बचाने वाले डॉक्टरों से क्यों पुलिस को शांति भंग होने का डर लगने लगा? क्यों डॉक्टर्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हाथ में डंडे, सामने सिक्योरिटी शील्ड लिए पुलिस वाले खड़े करने पड़े? इन सवालों का जवाब अगली रिपोर्ट में, तब आप समझ पाएंगे देवदूत बताकर डॉक्टर को प्रदर्शन और हड़ताल के लिए लाचार करने की असली वजह क्या है। अरविंद ओझा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। आप एक बात सोचिए, जहां सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, जहां डॉक्टर हर मरीज को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, जहां मरीज महंगा इलाज कराने प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकते हैं, वहां डॉक्टर्स को हड़ताल करने, आंदोलन करने की ये नौबत आखिर क्यों आई है?
क्या इसका कारण समस्या को अटकाने, भटकाने और लटकाने वाली बीमारी है? पांचवा सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर हड़ताल और प्रदर्शन के लिए मजबूर क्यों हुए? डॉक्टर कोई पहली बार हड़ताल नहीं कर रहे थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी मांग के आंदोलन की शुरुआत 27 नवंबर को की थी। बीच में स्वास्थ्य विभाग से आश्वासन मिलने पर 16 दिसंबर तक डॉक्टर शांत हो गए थे। फिर 17 दिसंबर से आंदोलन करने के लिए लाचार हुए। क्यों हुए, पूरी कहानी जान लीजिए। मई में डॉक्टरों की नीट पीजी 2021 की परीक्षा होनी थी। कोविड की दूसरी लहर के कारण सितंबर तक परीक्षा नीट पीजी की स्थगित रही। 2 बार टालने के बाद सितंबर में नीट पीजी की परीक्षा हुई। सितंबर में रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन नीट पीजी काउंसलिंग न होने से डॉक्टरों का नया बैच ही अस्पताल में नहीं आ पाया। काउंसलिंग लटकने का कारण है अदालत में मामला फंस जाना। दरअसल जुलाई में केंद्र सरकार ने नीट पीजी सीट में कमजोर आर्थिक वर्ग को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। इस बीच आरक्षण नीति को चुनौती देने के लिए मामला अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। उनके हिसाब से तो 6 को काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। उन्होंने काउंसलिंग का सारा शेड्यूल भी बना रखा है। उन्होंने दिखाया कि हमने ऑलरेडी सारा कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। जैसे ही 6 को कोर्ट की तरफ से आ जाता है हम उसे वेबसाइट पर डाल देंगे। डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार तेज सुनवाई करने में सुस्ती करती रही, इसीलिए अदालत में सिर्फ तारीखें मिली। संभव है कि आपको लगे कि इससे सिर्फ डॉक्टरों को फर्क पड़ता है, तो जवाब है नहीं। डॉक्टरों ने खुद देखिए दिल्ली में होर्डिंग टांगी सारी बात समझाने के लिए, जिसमें लिखा है अभी मरीज को लंबी लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर पूरा समय लगाकर नहीं देख पाते, पूरा इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते। काउंसलिंग सरकार जल्दी करा देगी तो सरकारी अस्पतालों में 42,000 नए डॉक्टर तुरंत पहुंच पाएंगे। हर मरीज को ज्यादा समय डॉक्टर्स दे पाएंगे। और आसान भाषा में समझे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल के रेजिडेंट डॉक्टर अस्पताल में मरीजों का प्रमुखता से इलाज करते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग लटकने से साल भर से फर्स्ट ईयर का नया बैच नहीं आया। थर्ड ईयर वाले रेजिडेंट डॉक्टर अपने अगले इम्तिहान की तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसे में अभी सरकारी अस्पतालों में इलाज का बोझ सेकेंड ईयर के ही रेजिडेंट डॉक्टर्स पर आ चुका है। यानी जहां 100 डॉक्टर इलाज के लिए होते थे, दावा है वहां अभी घटकर 30 से 40 ही रह जा रहे हैं। इसीलिए डॉक्टरों ने आंदोलन का सहारा लिया। ऑलरेडी डॉक्टर्स की शॉर्टेज होती है। थाउजेंड्स लोगों पे एक डॉक्टर होता है नॉर्मली, लेकिन इस कंडीशन में जब 45,000 डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आप ये सोचिए इस रेशियो का क्या हुआ होगा। कितने करोड़ों लोग डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी में होंगे, और उन डॉक्टर्स का बाहर सिर्फ एक बैच के ऊपर आ रहा है जो कि सेकेंड ईयर्स है। जो ड्यूटीज हम 48 आवर्स करते थे, वो ड्यूटीज हमारी डबल हो रही हैं। इन डॉक्टरों से अब मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात की। पुलिस की तरफ से हुई कार्रवाई पर खेद जताया, जल्द नीट पीजी काउंसलिंग कराने का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस सब जुडिशियल होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। हमारे डॉक्टर्स सब धरना दे रहे थे उस वक्त, उसके साथ पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूं। जल्दी जब काउंसलिंग पूरी हो तो डॉक्टर्स का नया बैच अस्पताल में पहुंचे, ताकि फिर न डॉक्टर्स को आंदोलन करना पड़े, न मरीजों को कोई दिक्कत आए। अरविंद ओझा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। हमारे देश में आम आदमी बैंक से कितना रुपया एक सीमा तक बिना किसी चार्ज के जमा करा सकता है, बिना किसी चार्ज के निकाल सकता है, ये सब तय होता है। लेकिन आपने क्या कभी सुना है कि भाई इतने तक का करप्शन करो तो आपको छूट मिलेगी? मध्य प्रदेश में बीजेपी के सांसद का मानना है कि चुनावी खर्च और महंगाई को देखते हुए 15 लाख रुपए तक भ्रष्टाचार की सरपंचों को छूट मिले। करप्शन के विरुद्ध मुहिम के चिराग तले ऐसे सांसद काले धन का अंधेरा फैलाते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर से कन्नौज तक 200 करोड़ रुपए कैश, बोरों में कैश, दीवारों में गड्डी, जमीन पर नोट, घर में 27 किलो सोना मिलने के बाद यूपी में तो काला धन और भ्रष्टाचार अब चुनावी मुद्दा है। लेकिन कहानी अब यूपी की नहीं, मध्य प्रदेश की देखिए, जहां मुख्यमंत्री भी कहते आए हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा।
मैं जनता का पैसा किसी को खाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन शिवराज जी के ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ही पार्टी से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा भ्रष्टाचार की एक सीमा खुलेआम तय कर देते हैं। कहते हैं 15 लाख रुपए तक की सरपंच को करप्शन की छूट है। बयान सुन लीजिए। पंचायत का सरपंच अगर चुनाव में 5 लाख रुपए नहीं खर्च करता तो वो चुनाव नहीं जीत सकता। और 5 लाख खर्च करने के बाद जो सरपंच, हम तो मजाक में कहते हैं जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है। जनता के लिए जहां एक सीमा के बाद एटीएम से कैश निकालने पर भी चार्ज लग जाता है, वहां रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा की माने तो सरपंच को महंगाई का खर्चा जोड़कर 15 लाख रुपए तक का करप्शन करने देना चाहिए। 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी मांगे। क्यों कि 7 लाख दूसरे ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो। पहले से कहा जाता आ रहा है भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था में शिष्टाचार बना दिया जा रहा है। बीजेपी सांसद से पहले मध्य प्रदेश में बीएसपी की विधायक भी करप्शन को आटे में नमक जितना अपने हिसाब से सही बता चुकी हैं। 1000 ले लेते तो हम सोचते कि चलो ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं जात। देखो आटे में नमक बरोबर चलत है, ठीक है। हम इनसे जनों से कह रहे, हमको उसे जानो ही कह रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोनो से पूरी थाली ही छीन ले। हम मना नहीं करत और हम भी जाना थे लोग अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा, कोनो से 9000, कोनो से 6000, कोनो से 5000। भाई लेवे की हम जाने के रहे, लेकिन आटे में नमक बरोबर इतनो कितनो कि भाई ठीक है, हमें 1500 रुपए जब हो। जनप्रतिनिधि ही जब भ्रष्टाचार के पकौड़े तलते हैं, जब सांसद ही सरपंचों के 15 लाख तक के भ्रष्टाचार पर आंख कान बंद कर लेने की सलाह देते हैं, तो ऐसे ही सिस्टमैटिक छूट का फायदा उठाकर कोई भ्रष्टाचारी एक दिन पीयूष जैन बना मिलता है, जिसके घर से नोटों के जखीरे मिलते हैं। विजय कुमार विश्वकर्मा, रीवा आज तक। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने का आरोपी कालीचरण महाराज अब तक कानून के शिकंजे से बाहर है। एफआईआर होने के बावजूद कालीचरण महाराज दोबारा वीडियो जारी करके कहता है कि बापू को गाली देने का उसे कोई अफसोस नहीं और धर्म के चिराग तले अपशब्दों का अंधेरा फैलाता है। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला, सत्यानाश हो जाएगा अगर राजा कट्टर हिंदूवादी नहीं बिठाया। धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है महात्मा नाथुराम गोडसे जी को, उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार है मेरा कि उन्होंने अपना बलिदान देके हिंदुस्तान को मुसलमान बनने से बचा लिया। गदवाए हिंद फेल कर दिया महात्मा नाथुराम गोडसे जी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज की न तो सोच बदली है और न ही जुबान। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए। रायपुर में एफआईआर दर्ज होने के बाद कालीचरण महाराज ने एक वीडियो जारी करके कहा कि उन्हें महात्मा गांधी को गाली देने का कोई अफसोस नहीं है। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। रविवार को रायपुर में धर्म संसद कार्यक्रम में मंच से कालीचरण महाराज ने गांधी जी को अपशब्द कहते हुए इसी तरह से गोडसे का गुणगान किया था। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47वें कब्जा लिए भैया, 2-2 कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। कालीचरण महाराज के इस बयान के बाद देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई
लोग कहने लगे कि ये कैसा साधु है जो इतनी नफरत से भरा हुआ है। हर धर्म में माफी की अहमियत बताई गई है। अपनी गलती पर माफी न मांगना अहंकार और अज्ञानता की निशानी है। अफसोस, धर्म के नाम पर जहर फैलाने वाले कालीचरण महाराज इतना सबक भी याद न रख पाए। आज तक ब्यूरो। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के पहले 100 केस 15 दिन में आए, 100 को 200 केस होने में 4 दिन लगे और अगले 6 दिन में यह आंकड़ा 600 को छू गया। और इसी को देखते हुए सरकार ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का निर्णय किया। लेकिन प्रश्न यह है कि 15 साल से छोटे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कब वैक्सीन लगेगी? ये चिंता 35 करोड़ बच्चों के माता पिता को खाई जा रही है। अब यह चिंता बिल्कुल भी निराधार नहीं है। क्यों निराधार नहीं है, यहां देखिए। मुंबई में आज 1377 केस मिले। मतलब यह हुआ कि 70% से ज्यादा पिछले 24 घंटे में मुंबई की बात है। दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में भी सोमवार के मुकाबले 50% ज्यादा कोरोना केसेस मिले हैं और राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की संख्या हो गई है 496। मुंबई में जहां 24 घंटे में कोरोना के केसेस 809 से बढ़कर 1377 हो गए हैं, तो वहीं दिल्ली में देखिए 331 थे, उससे सीधे बढ़कर हो गए हैं 496 मरीज और हड़कंप मच गया। यह दिल्ली में 2 जून के बाद एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, यानी कि सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। तो कोरोना की यही बढ़ती हुई रफ्तार 15 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मांग नहीं कर रही है। अमेरिका में ओमिक्रॉन बच्चों को अपना जबरदस्त निशाना बना रहा है। सॉरी, अभी ना ट्राई किया था इसलिए उतर गया हूँ वहाँ। गाड़ी से उतरे मास्क ही देख रहे हैं। अभी वो उनसे पूछा था, वो बेच देते ना, क्या बोलते हैं, पर्सन से पूछा मास्क के लिए, उनसे पूछा था। अभी जगह मास्क के लिए ये कोरोना को लेकर डर लगता है? क्यों लगता है? सबको डर लगता है, क्यों लगता है डर? अभी गाड़ी से उतरे, अभी तो मास्क ले रहे थे। देश में कोरोना को लेकर ये लापरवाही बच्चों को कैसे भारी पड़ सकती है? बिना मास्क पहनकर खरीदारी करने की होड़ कैसे छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना सकती है? कोरोना को लेकर टूटते ये नियम भारत के 30 करोड़ बच्चों के लिए कैसे हानिकारक साबित हो सकते हैं? देश का कोई भी इलाका या फिर शहर हो, कोरोना को लेकर डर हवा हो चुका है। लोगों की ये लापरवाही देश के छोटे छोटे मासूम बच्चों को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। आप पूछेंगे कैसे? ये समझने के लिए आपको अमेरिका चलना होगा, जहां पर ओमिक्रॉन की चपेट में आकर छोटे छोटे बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। पीडियाट्रिक वार्ड्स ओमिक्रॉन से संक्रमित बच्चों से भर गए हैं, खासकर न्यूयॉर्क में। अमेरिका में रोज 2,14,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता को बच्चों के संक्रमण की रफ्तार ने बढ़ा दिया है। न्यूयॉर्क में 5 से 19 दिसंबर के बीच जितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए, उसमें आधे मरीज 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह न्यूयॉर्क में सिर्फ 16% बच्चों का टीकाकरण है। शुरुआत में माना गया कि बच्चे बिना वैक्सीन के ही कोरोना को हरा सकते हैं, उनके लक्षणों को घर पर ही ठीक किया जा सकता है। शायद इसीलिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में इनका नंबर सबसे बाद में आया। भारत ने पहले 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और हेल्थ वर्करों को टीका लगाया, फिर इस सीमा को घटाकर 45 साल और 18 साल कर दिया। अब भारत में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है, लेकिन 15 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन का कवच कब मिलेगा, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। न्यूयॉर्क की इस तस्वीर में आप कोरोना का टेस्ट और वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ देख सकते हैं। इसमें आपको छोटे बच्चे भी मिल जाएंगे जो अपना रैपिड टेस्ट करवाने के लिए अपने परिजनों के साथ आए हैं। अमेरिका में लगातार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ओमिक्रॉन बड़ी संख्या में बच्चों को संक्रमित कर रहा है। इसके कारण बड़ी संख्या में बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में न्यूयॉर्क में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या 4 गुना तक बढ़ी है। भारत जैसे देश के लिए यह आंकड़ा इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि हमारे देश में करोड़ों बच्चे बिना मास्क और सुरक्षा के ओमिक्रॉन के संक्रमण में घूम रहे हैं। आपके सामने कोलकाता की तस्वीर है, जहां चिड़ियाघर का वीडियो देखकर आप
बच्चों पर ओमिक्रॉन के मंडराते खतरे को अच्छे से समझ पाएं। कोलकाता के जू की इन तस्वीरों में आपको 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का नियम ढूंढने नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन तस्वीरों में दिखने वाला हर एक बच्चा भी मास्क की सुरक्षा से दूर है। ये देखिए, इस भीड़ में कई बच्चे इतने छोटे हैं कि उन्हें मास्क लगाया भी नहीं जा सकता। अब सोचिए, जो ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा संक्रामक है, वो इन बच्चों को क्यों पहले शिकार नहीं बनाएगा जिन्हें अभी वैक्सीन तक नहीं लगी है। यानी लोगों का इस तरह से अपने बच्चों को लेकर ओमिक्रॉन के खतरे के बीच घूमना उनके बच्चों के लिए खतरनाक माना जा सकता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का अनुभव कहता है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित बच्चों में अस्पताल जाने का खतरा 20% ज्यादा हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम 5 से 11 साल के बच्चों में संक्रमण का खतरा 2 गुना पाया गया। ओमिक्रॉन जो फैलता है वो एक से दूसरे को फैलता है, तो यदि पेरेंट्स अपने को खुद को ओमिक्रॉन से बचाए तो हमेशा बच्चों तो नहीं रहेंगे। और बच्चों को स्कूल में भेजने के पहले मुझे लगता है वैक्सीनेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चा जरा भी बीमार है तो उसको स्कूल में मत भेजो। और स्कूल शुरू करने के पहले या आमतौर पर पूरा स्कूल चालू करने पर जितना जल्दी अपन वैक्सीनेशन देंगे उतना अच्छा है। तो प्लीज वैक्सीनेट योर चिल्ड्रन एज अर्ली एज पॉसिबल। और गवर्नमेंट को, मुझे तो मालूम है उनको कि इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने पास, वैक्सीन तैयार है, वैक्सीन जल्दी से जल्दी जो ट्रायल्स भी हुए हैं, अभी जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने वैक्सीन देना, ये गवर्नमेंट का और डॉक्टर लोगों का एक कर्तव्य है और यही बच्चों को बीमारी से बचाएगा। अभी तक जो केसेस जो देखने में आए हैं ये हो रहे हैं कि जो बच्चे अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हैं सराउंडिंग्स को या किसी दूसरे कोरोना पेशेंट्स को, उनमें चांसेस है कि ऐसे बच्चों में जो है कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट की इन्फेक्शन होने के चांसेस उनमें है बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है ओमिक्रॉन का इन्फेक्टिविटी बच्चों में होना जो है एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है। ऐसे ही वैक्सीनेशंस अवेलेबल होते हैं, उनको भी वैक्सीनेशंस लगा देना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ वैक्सीनेशन उनके नॉर्मली जो ड्यू है, कोरोना छोड़ के जो वैक्सीनेशन ड्यू है, वो भी वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले, सो दैट वो एक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रह सके। तो कोरोना के नए वेरिएंट के लिए बच्चे आसान शिकार इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें वैक्सीन का सुरक्षा चक्र नहीं मिल सका है। घर में बंद बच्चों की इम्यूनिटी कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने में इतनी कारगर नहीं है। इसीलिए बच्चों को बचाने के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उनके परिवार के बड़े सदस्य इस महामारी से जुड़े नियमों का पालन करें, तभी अमेरिका जैसे हश्र से बचा जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। भारत में केवल 61% वयस्कों को कोरोना की दोनों डोज इस समय लगी हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की ऐसी है, ऐसे परिवार हैं जिनके ऊपर कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। और अगर ये परिवार और परिवार के बड़ों को खतरा है तो फिर बच्चे हमारे कैसे सुरक्षित रहेंगे? उनका वैक्सीनेशन अभी शुरू भी नहीं हुआ, जबकि आज ही कोरोना की 2 और वैक्सीन को हमारी सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत में 18 साल से कम उम्र के 42 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं। इसमें 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या 7 करोड़ 40 लाख है, जिन्हें सरकार वैक्सीन लगवाने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि बाकी 35 करोड़ बच्चों का क्या, जिन्हें कोरोना और उसके वेरिएंट से बचाने वाली वैक्सीन कब लगेगी? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। यही वो आंकड़ा है जो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में बच्चों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की खबर से बहुत अहम हो गया है। सवाल यह है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों का क्या होगा, उन्हें कब टीका लगेगा? कोरोना की पहली लहर में RT-PCR टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे और दूसरी लहर में ये संख्या 10% तक पहुंच गई थी। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने फरवरी 2021 की अपनी सीरो रिपोर्ट में कहा था कि 25.3% बच्चों में वायरस के एंटीबॉडी मौजूद थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 25.3% बच्चों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। यही वजह है कि तीसरी लहर की जब भी बात हुई तब जानकारों ने बच्चों के लिए इसे पहले से ज्यादा घातक बताया, क्योंकि अगर परिवार में संक्रमण फैलेगा तो बच्चे इसे अछूते नहीं रहेंगे। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने पहली बार 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का ऐलान किया। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से
इसकी शुरुआत की जाएगी। 3 जनवरी को 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 10वीं के आईडी कार्ड का भी इस्तेमाल हो सकेगा। सरकार ने फिलहाल बच्चों और किशोरों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी है। बच्चों को टीका लगाकर कोरोना के गंभीर इन्फेक्शन से उन्हें बचाया जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्कूल खोलने में प्रशासन को आसानी होगी। भारत में अब तक 61% वयस्क आबादी को ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, यानी देश की एक बड़ी आबादी फुल वैक्सीनेटेड नहीं है। ऐसे लोगों के आसपास रहने वाले बच्चों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है, इसीलिए बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किए जाने की जरूरत है। जो नियम पहले बनाया गया था कि 4 व्यक्ति तक एक परिवार के लोग एक मोबाइल फोन पर 4 व्यक्तियों तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी परिवार में पति पत्नी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्होंने जैब्स ले चुके हैं और उनको अगर जोड़ना है अपने बच्चों को, तो कोई उसमें समस्या नहीं है। तो 4 तक चाहे कोई भी उनको बच्चों को जोड़ सकता है। और अगर मान लीजिए पहले से 4 सदस्य पूरे हो चुके हैं तो एक नए मोबाइल फोन पर बच्चे भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, उनको वही वैक्सीन लगाई जाएगी जिनका अप्रूवल हमारे जो रेगुलेटर हैं उन्होंने दे दिया है बच्चों के लिए। भारत में कोरोना का पहला केस करीब 2 साल पहले मिला था। इसके बाद मार्च में लॉकडाउन के बाद से कोरोना की बंदिशों का सिलसिला अब भी जारी है। लोग थक चुके हैं और वैक्सीन की दोनों डोज से वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस भी कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें ओमिक्रॉन के खतरे से आगाह करने के लिए नए तरीके आजमाने पड़ रहे हैं। जो मास्क नहीं लगाएगा, ये जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेगा, वैक्सीन नहीं लगवाएगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। मैं कोरोना का राक्षस, मैं दिल्ली में आ चुका हूँ, भीड़ भाड़ में जाने से बचे। दिल्ली में लोगों को मास्क पहनने के बारे में याद दिलाना पड़ रहा है। इस रिक्शे वाले के पास तो मास्क ही नहीं था, इसी तरह वो भीड़ के बीच चल रहा था। कोरोना के संक्रमण को सभी को वैक्सीन और मास्क लगाकर ही खत्म किया जा सकता है। जब तक ये नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे हमेशा कोरोना और उसके नए वेरिएंट के खतरे की जद में होंगे। भारत से पहले दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन पहले ही शुरू हो चुका है। इनमें अलग अलग देशों में अलग अलग उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। जैसे क्यूबा और वेनेजुएला में 2 साल की उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो वहीं चीन में 3 साल से ज्यादा और अमेरिका और इटली, इजराइल समेत 7 देशों में 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। वहीं जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत करीब 20 से ज्यादा देशों में 12 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो बच्चों को प्रोटेक्शन अगर अच्छे से मिल गया कोरोना के वैक्सीन के थ्रू, क्योंकि बच्चे जो है एक तरह से जो है स्प्रेडर भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों में सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। अगर वो बच्चे जिसको इन्फेक्ट हो गया है और वो किसी बड़े के बुजुर्ग के कांटेक्ट में आ गए तो ये उनको वायरस दे सकते हैं। इसलिए बच्चों का प्रोटेक्शन होना थ्रू वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट वो आगे चल के किसी को फैलाए ना और वो खुद भी इससे वैक्सीनेशन से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। तो अधिकतर देशों में 5 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। WHO भारत की कोवैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है, जो 3 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी। लेकिन अब तक सरकार ने इसे अनुमति नहीं दी है। मगर अमेरिका में जिस तरीके से अस्पताल बच्चों से भर गए हैं, वहाँ हेल्थ वर्करों की कमी पड़ी है। उससे सवाल उठता है कि भारत तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए आखिर कितना तैयार है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका में 250 बच्चे ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए हैं और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्चों को बचाना है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।